हेलो दोस्तों, आपका भी IS सर्वोदय में स्वागत है। आज हमारा 29 दिसंबर 2022 है। आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज होगा उसके बारे में आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। कृपया आप लोग हमारे चैनल पर अभी तक अगर शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को शुरू से लास्ट तक जरूर वीडियो देखेंगे। और जो भी आगामी अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं 69 BPSC और आपका UPPS है, UPSC, आगामी जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा। कृपया वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है। आगामी अगर देखा जाए हमारा इंपॉर्टेंट तो 68 के लिए भी होगा, ये 69 के लिए भी होगा, क्योंकि ये 69 आपका सितंबर से अक्टूबर तक एग्जाम होगी और 68 तो 12 फरवरी को है। ठीक है, तो ये दोनों ही पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृपया इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है। देखा जाए तो अभी हाल ही में जम्मू में आपका बड़ा षड्यंत्र विफल हुआ है। जो पाकिस्तानी लोग थे उनका षड्यंत्र में लगा हुआ था, लेकिन षड्यंत्र विफल हो गया, सफल नहीं हुआ। तो देखें इसमें क्या हुआ है आखिर। कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं, इसको जान ले तो जानकारी जरूरी है। लाके आके आखिर हमें इंटरनल सिक्योरिटी में क्या मामला, ये हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का भी टॉपिक है UPSC के हिसाब से अगर देखें जाए तो इसमें क्या चल रहा है इसके बारे में जानकारी लेना जरूरी है हमारे। ठीक है, तो इसके बारे में समझें। तो कहा जा रहा है आपका कि जम्मू कश्मीर जो हाईवे है, जम्मू कश्मीर के हाईवे पर किसी सैन्य प्रतिष्ठान या वादी में 9 वर्ष, कमी 9 वर्ष 2 दिन बचा हुआ है और गणतंत्र दिवस के अवसर पर बड़ा हमला होने की संभावना थी। षड्यंत्र चल रहा था। इससे क्या हुआ, जो षड्यंत्र चल रहा था उसमें आतंकी षड्यंत्र जो था उसको हमारे सुरक्षा बल जो हमारे देश के हैं, जब उसको नाकाम कर दिया, उसको क्या किया, नाकाम कर दिया। जो षड्यंत्र था आतंकी, बुधवार सुबह भूसे से भरे एक ट्रक में छिपकर हथियारों के साथ कश्मीर की तरफ जा रहे 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने भीषण मुठभेड़ में मार गिराया। देखिए, इस पर इतना जानकारी है। इसमें यह है कि इसमें आपको क्या क्या बरामद हुआ ये सब देख लेते हैं। साथ एक राइफल, अमेरिकी M4 राइफल, चाइनीज ग्रेनेड, 9 छोटे ग्रेनेड, ये सब चीज़ें पकड़ाया गया इसमें। इस बस इतना ही इसमें जानकारी रखना चाहिए, इंटरनल सिक्योरिटी का ही। आगे है हमारा मतांतरण के लिए फंडिंग में नैनी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चांसलर समेत 4 को नोटिस दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो लोग क्या कर रहे थे, तो लोग मतांतरण का खेल छोटी छोटी बस्तों तक फैला हुआ है। विदेश से फंडिंग होती है और मिशनरी जो है पिछड़े इलाकों, जहाँ पिछड़ा हुआ जो इलाका है वहाँ रहने वाले जो अशिक्षित लोग, गरीब लोग हैं, उसको नौकरी और नगद का जो है लालच देकर निशाना बनाते हैं। और इवेंजेलिकल चर्च ऑफ इंडिया में मतांतरण का मामला पकड़े जाने के बाद जांच हुई, तब कई परतें खुली है। विदेशी फंडिंग के तार भी जुड़े और इसमें प्रयागराज के नैनी स्थित एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है के चांसलर समेत 4 लोगों के भी नाम शामिल आया है। ठीक है, तो सभी चीज़ें हैं। आगे एक न्यूज चल रहा है आपका आगामी के लिए, संक्रमण दर बढ़ेगी लेकिन मौतों की आशंका कम रहेगी। जो संक्रमण दर है, कोरोना का जो संक्रमण हाल ही में जो बढ़ रहा है चाइना में, तो ये कहा जा रहा है कि दुनिया में जो बढ़ती कोरोना संक्रमण है और पिछले 3 साल का अगर ट्रेंड को देखा जाए तो जनवरी में कोरोना का संक्रमण बढ़ना तय माना जा रहा है। हर साल क्या हुआ है, वो जनवरी से फरवरी में ही आपका संक्रमण बढ़ा है। इसे देखते हुए सरकार, हमारा जो सरकार है भारत सरकार, जो आपका तैयारी शुरू कर दिया है। और जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उन्होंने भी अपने अधिकारियों की जो है सो तैनात कर दिया गया है, अलर्ट करने रहने के लिए कहा जा रहा है चाहिए। और संक्रमण बढ़ने के बावजूद इस बार जो अस्पतालों में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी कहा जा रहा है। साथ ही संक्रमितों की मौत की आशंका भी कम रहेगी और सरकार की कोशिश है कि नए संक्रमण के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को पूरी तरह से रोकना है, और ताकि जो विकास के मौजूदा जो रफ्तार है उसको कायम किया जा सके, इसको आप ध्यान देंगे चाहिए। आगे है वित्तीय सेहत और सौंदर्य प्रतिबद्धता से निखरेगी शहरों की सूरत। मतलब शहरी जीवन है और आसान को आसान और सुंदर बनाने के लिए इनका वित्तीय सेहत और सुंदरता को निखारने की तैयारी है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने इसके लिए देश के सभी शहरी निकाय के लिए बीच वित्तीय और सौंदर्य प्रतिस्पर्धा करने का फैसला लिया है। इस बाबत क्या हुआ कि बुधवार को गाइडलाइंस का मसौदा जारी करते हुए हमारे शहरी विकास मंत्री हैं कौन, हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इससे शहरों की सूरत और निखरेगी और निकायों की माली हालत जो है के साथ गलियां, सड़कें और मानक के आधार पर मूल्यांकन के साथ प्रतिस्पर्धा में भी बाजी मारने वाले शहरों को शानदार इनाम से नवाजा जाएगा। ठीक है, सरकार ने शहरी कायाकल्प के लिए दुनिया के किसी अन्य देश के मुकाबले अधिक महत्वाकांक्षी योजना शुरू किया है। देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा टॉपिक है, दिल्ली NCR में 1 जनवरी से स्वीकृत ईंधन का ही प्रयोग किया जाएगा। ये हमारा एनवायरमेंट इकोलॉजी का भी टॉपिक कह सकते हैं इसको, कि दिल्ली NCR में जो है हमारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए 1 जनवरी 2023 से कोयला, LDO, लाइट डीजल ऑयल और नेफ्था का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगा। इसके बाद दिल्ली में जो है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CQIM द्वारा जून 2022 में स्वीकृत 12 तरह के ईंधन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये ईंधन वाहनों, औद्योगिक इकाइयों सहित विभिन्न कार्यों में प्रयुक्त रहेगा।
आयोग ने बुधवार को दिल्ली व एनसीआर से संबंधित राज्य सरकारों को 1 जनवरी से इस पर अमल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आगे देखा जाए तो आतंकी इकोसिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त करने की जरूरत है। हमारा जो गृह मंत्रालय उनका कहना है कि हमारा जो आतंकी सिस्टम उसको ध्वस्त करने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात, सुरक्षा हालात और विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए बुलाई गई जो बैठक है उसमें ये जवाब दिया है। जो आतंकी और जो अलगाववाद है उसको पूरी तरह पूरी सपोर्ट सिस्टम को खत्म करना होगा। केंद्र शासित प्रदेश का जो विकास है उस आम आदमी की भलाई तभी सुनिश्चित हो पाएगा। आगे देखें तो आगे का जो अगर टॉपिक देखा जाए तो अगले सप्ताह से अनिवार्य हो सकता है एयर सुविधा फॉर्म, मतलब चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, हांगकांग, सिंगापुर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए एयर सुविधा फॉर्म भरना और प्रस्थान में 72 घंटे पहले आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट अगले सप्ताह से अनिवार्य की जाने की संभावना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सूत्रों की जानकारी दिया है कि साथ ही कहीं आने की कहा कि आने वाले 1.5 महीने का समय महत्वपूर्ण होगा क्योंकि भारत में जनवरी के मध्य में कोविड मामलों की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इसी बीच तमिलनाडु के मदुरै एयरपोर्ट पर चीन से लौटी 36 जो महिला है उसकी 6 वर्ष से बेटी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये दोनों चीन से दक्षिण कोरिया और कोलंबो से रास्ते यहाँ पहुंची थी। ठीक है, इसको बात को ध्यान देंगे चाहिए। कोरोना के खिलाफ अस्पतालों में मजबूत है तैयारी, मतलब कहा जा रहा है चीन समेत कई देशों की में कोरोना के बढ़ते मामलों की तैयारी को देखते हुए देश के जितने भी राज्यों की गई मॉक ड्रिल किया गया, आंकड़े बता रहे हैं हमारे देश में ये चिकित्सीय इंतजाम, ये जानकारी अच्छा पुख्ता इंतजाम किया गया है कि आइसोलेशन बेड से लेकर ऑक्सीजन की उपलब्धता तक देशवासियों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ड्रिल से जुड़े अधिकारियों के अनुसार देश के 37 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के 2021 अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों में यह अभ्यास किया गया जहां व्यवस्था दुरुस्त मिली, ये व्यवस्था दुरुस्त मिला है। ऑक्सीजन सिलेंडर और क्लस्टर 11,000 हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट देश के अस्पताल और चिकित्सा केंद्र में काम कर रहे हैं। प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन पीसीएस से प्लांट काम करने की स्थिति में अस्पतालों में सुविधा उपलब्ध है। कुल पीसीए है 12,656। ऑक्सीजन सिलेंडर की अगर बात करें तो हालत में चिकित्सा सेवा में प्रयोग के लिए तैयार है। कुल सिलेंडरों की संख्या 6,63,547 है। अब बात करें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी प्रयोग के लिए करने के लिए तैयार है। 2,37,003 आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अभी देश में वर्तमान में अवेलेबल है। विभिन्न श्रेणी के बेड में 2,79,202 ऑक्सीजन बेड उपलब्ध है। कुल 3,37,710 ऑक्सीजन बेड है। 2,45,894 ऐसे बेड हैं तैयार हैं जिन पर ऑक्सीजन सपोर्ट उपलब्ध है। देश में ऐसे बेड की कुल संख्या 2,82,229 है। 70,083 बेड में 74,711 उपलब्ध है, जबकि 57,286 आईसीयू सह वेंटिलेटर बेड में से 39,236 तैयार है। ये सब चीज़ आपका आंकड़ा दिया हुआ है। आगे चलेंगे चीज़ें, ठीक है। आगे जो आपका है कहा जा रहा है चीज़ें उपलब्धियों और नवाचार का साल रहेगा ये। आगे है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा एफटीए पर आज से अमल शुरू हो जाएगा हमारा। तो भारत और जो ऑस्ट्रेलिया के बीच इस साल अप्रैल में किए गए इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट में एकता पर 29 दिसंबर से अमल होना शुरू हो गया है। दोनों ही देश इसकी अधिसूचना जारी कर चुके। इस अमल से अब ऑस्ट्रेलिया जाने वाले 90% आइटम पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। गारमेंट, लेदर उत्पाद, जेम्स और ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स और जैसे रोजगार परक सेक्टर के निर्यात को काफ़ी लाभ मिलने वाला है क्योंकि अब ये उत्पाद ऑस्ट्रेलिया के बाजार में 5% तक सस्ते हो जाएंगे। अब इन 5% शुल्क लगता है, ठीक है। इन 5% शुल्क लगा। दूसरी तरफ भारत में ऑस्ट्रेलिया से आने वाला कोयला, बॉक्साइट, तांबा, मैग्नीज जैसे कई आइटम पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। ऑस्ट्रेलिया से आने वाले भेड़ के पास सिंग भेड़ के मांस और मछली झींगा मछली जैसे आइटम को भी शुल्क मुक्त कर दिया गया है, ठीक है। व्यापार समझौते पर अमल से दोनों देशों के बीच होने वाला कारोबार 45 से 50 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो वर्तमान के मुकाबले दोगुना है, ठीक है, दोगुना है। आगे है चल रहे हैं चीज़ें। आगे एक आपका है
कि बजट में ऑनलाइन गेमिंग का दिशा में हो सकता है प्लान। देखिए ऐलान मतलब ऐलान होगा कि बजट में जो ऑनलाइन गेमिंग को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश दिया गया है कि इससे क्या होगा, अनियमितताओं को दूर कर घरेलू ऑनलाइन गेमिंग कारोबारियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अभी गेमिंग के नियमों को लेकर कई असमंजस है और कंपनियां स्पष्ट दिशा निर्देश चाहती है। औद्योगिक जो संगठन है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो भारत में जो ऑनलाइन स्किल बेस्ड गेमिंग का कारोबार 25.5 अरब डॉलर का है और यह 38% की दर से बढ़ रहा है। 2030 तक यह कारोबार 20 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। भारत में 30 करोड़ से अधिक लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे इसमें। एनपीए के वसूली तंत्र की सुस्ती बरकरार है। कहा जा रहा है देश में बैंकिंग सेक्टर में फंसे जो कर्ज हैं, आपका एनपीए नॉन फॉर्मिंग एसेट जो है कि चुभन पहले ही भले ही कम हुई है, लेकिन कर्जदारों के पुराने फंसे कर्जे को वसूलने का भारतीय तंत्र अभी तक फिसड्डी साबित हो रहा है। इस दिवालिया जो कानून है इंसॉल्वेंसी ऑफ एंड बैंकरप्सी कोड यानी ओबीसी आईबीसी जो है, पिछले 4 वर्ष में 4 संशोधन होने के बावजूद कर्ज वसूली का जो रफ्तार है वो आपको अभी तक महज 24% ही है। कर्ज वसूलने का जो रफ्तार है भारत में वो कितना है, महज 24% है। कर्ज वसूलने के लिए बनाया गया प्रतिभूत कानून सरफेसी एक्ट पर भी कोरोना काल का असर हुआ है, क्योंकि हालांकि ऋण वसूली प्राधिकरण जो डीआरटी के जरिए कर्ज वसूली में पिछले वित्त वर्ष 21-22 में 25.7% की सफलता हासिल हुई है, जो सिर्फ एक वर्ष में सिर्फ 3.7% थी। इन सभी तंत्रों में जितने मामले संयुक्त तौर पर वर्ष 2020 से 21-22 में दायर किए, ठीक है, तो 21-22 में दायर किए जिनसे 18.4% कर्ज वसूले जा चुके हैं और वर्ष 21-22 में 14% से बेहतर है, लेकिन 19 वर्ष में ये आपका 23.2% दर्ज किया गया था, जब कम है। ये आंकड़े आरबीआई की तरफ से नई रिपोर्ट जारी किया गया है। अब देख लेंगे चीज़ों। यहाँ कहा जा रहा है आपका कि 18.4% जो है वसूली की गई थी 21-22 में सभी तंत्रों ने मिलकर। ठीक है, आगे है एनपीए वसूली का प्रचलित तंत्र। 4 तंत्र है, लोक अदालत, ऋण वसूली प्राधिकरण, सरफेसी कानून, आईबीसी। ये 4 तरह के तंत्र हैं एनपीए वसूली करने के लिए। लोक अदालत, ऋण वसूली प्राधिकरण, सरफेसी कानून, आईबीसी। कोरोना काल में दिवालिया कानून की रफ्तार हुई धीमी, आरबीआई ने और संशोधन के सुझाव दिए। 2020-21 में 14% हुई थी वसूली, वर्ष 19-20 में यह आंकड़ा 23.2% हुआ था। देख लेनी चाहिए। क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर 500 करोड़ की ठगी। मतलब क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर आपको देखा जाए 200% लाभ, अधिक लाभ देने का झांसा देकर करीब 500 करोड़ रुपए का ठगी मामला सामने आया। इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम एसएम ग्लोबल का नामक कंपनी के पदाधिकारी मिलिंद बलासु गादवे, प्रियंका गादवे, सागर पाटिल, सुजीत नागदेकर, संतोष जाधव और चेतन चौहान के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं की रिपोर्ट दर्ज करना शुरू हो गया है। जांच चल रही है। कंपनी ने निवेश के नाम पर दुनिया भर में 100 से अधिक लोगों को लगाई चपत। देश छोड़कर फरार हुए आरोपित, मतलब जो आरोपी था वो देश छोड़कर ही भाग गया। निवेश करने पर 200% से अधिक लाभ देने का झांसा दिया गया। आरोपितों ने 2 वेबसाइट भी बनाया था। देखिए आरोपी जो था वो 2 तरह के वेबसाइट भी बना चुका था। इतना सब कुछ हो गया था। यूएनएससी ने अफगानिस्तान में महिला व लड़कियों पर लागू प्रतिबंधों पर जताई चिंता। मतलब जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी ने अफगानिस्तान में महिलाओं की सुरक्षा, उनके काम करने के अधिकारों व उनके काम, ठीक है, आगे चल रहे हैं। आगे है कि कहा जाए प्रतिबंधों पर चिंता जताते हुए तालिबान से उन्हें तुरंत बहाल करने की अपील की है। साथ ही ये भी कहा कि प्रतिबंध जो है मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत जो एवं दिसंबर महीने की यूनिवर्सिटी की अध्यक्षता रुचिरा कंबोज जो है, उन्हें 15 देशों की परिषद की ओर से मंगलवार को ये भी बयान जारी किया कि इसमें सुरक्षा परिषद ने कहा है कि उसके सदस्य इन रिपोर्टों से बेहद चिंतित है कि तालिबान ने महिलाओं व लड़कियों की विश्वविद्यालय शिक्षा को प्रतिबंधित कर दिया है। बयान के अनुसार सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए छठी कक्षा से आगे के स्कूलों में निलंबन को लेकर फिर से गहरी चिंता व्यक्त किया है। परिषद परिषद अफगानिस्तान के विकास और प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं तथा लड़कियों की पूर्ण समान व सार्थक भागीदारी की मांग करती है। यूएनएससी ने कहा कि ये प्रतिबंध तालिबान द्वारा अफगानिस्तान के लोगों के साथ की गई प्रतिबद्धताओं प्रतिबद्धताओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अपेक्षाओं के विपरीत है। इस बात को देख लेंगे चाहिए। आगे चलेंगे चाहिए। तो आगे यहाँ पर डिजिटली भागीदारी का नया दौर, इसको आप पढ़ लेंगे। ये देखिए यहाँ पे क्रिएट करें अपना क्यूआर कोड के लिए है, आपका फ़ोन पे के लिए है, भीम ऐप के लिए है, पेटीएम के, गूगल पे लिए, सबके लिए अलग अलग है। यहाँ पर है रक्षा और अंतरिक्ष में तकनीकी प्रगति। ये भी चीज़ें बहुत अच्छा साइंस टेक का ये टॉपिक है। ये भी आपका डिजिटल भागीदारी का नया दौर, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। डी यात्रा पेपरलेस की यात्रा की शुरुआत, भापिनी राष्ट्रीय, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं चीज़ें। कहा जा रहा है 2022 में इसरो ने जहाँ कई उपग्रहों का लॉन्च प्रक्षेपण किया, वहीं डीआरडीओ ने उन्नत व अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों
अच्छा उपकरणों को विकसित किया और उनका परीक्षण करने में सफलता प्राप्त। गगनयान में के क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया गया। साइंस टेक का ये टॉपिक है, ठीक है। आगे इसमें ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, डीआरडीओ की उपलब्धि क्या क्या रहा है, इसमें क्या क्या बना। आकाश एनजी नई पीढ़ी के सातवें से सतह से हवा में मार करने वाली इस मिसाइल में मल्टी फंक्शन रडार कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन जैसी प्रणाली है। आकाश प्राइम मिसाइल बनाया गया। इसमें क्या था, तो उन्नत संस्करण की इस मिसाइल का ITR और चांदीपुर से सफल परीक्षण किया गया। सटीकता के लिए इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर को जोड़ा गया है। शॉर्ट स्पैन ब्रेंजिंग सिस्टम, ये क्या था, 10M, ये सैनिकों को त्वरित आवाजाही के लिए यह सिस्टम छत वाली सड़क तैयार करता है। उन्नत चेफ टेक्नोलॉजी को एयरक्राफ्ट को दुश्मन के रडार को व मिसाइल को से बचने के लिए इसे विकसित किया गया है। लॉन्ग रेंजम फाइटर एयरक्राफ्ट से इसे जमीन पर एक्यूरेसी के साथ लॉन्च किया जा सकता है। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड विफन, इससे दुश्मन के रडार बंकर टैक्सी की ट्रक और रनवे के निशाना बनाया जा सकता है। यह भार में हल्का और लेकिन और इस श्रेणी के हथियारों में अधिक प्रभावी है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट था। बाकी ये चीज़ें आपको साइंस टेक को लेकर बहुत अच्छा दिया गया है। इसमें अच्छे से पढ़ेंगे, जब पढ़ने से चीज़ें पता चलेगा कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किसको हम पढ़े हैं चीज़ें, किस पर नोट्स बनाने की जरूरत है। इस पर पढ़ने के बाद पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर इन्वायरमेंट इकोलॉजी के बारे में, इन्वायरमेंट इकोलॉजी आपका क्लाइमेट चेंज के बारे में है। जलवायु परिवर्तन में सबसे अधिक मार जो अगर देखा जाए तो समुद्रों पर पड़ रही। बढ़ते समुद्री जल स्तर से दुनिया के कई इलाकों पर जलमग्न होने का खतरा मंडरा रहा है। बहुत ही मार क्लाइमेट चेंज का ये असर है। यह खतरा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि जल और स्थलों के बीच प्राकृतिक रक्षा कवच की भूमिका निभाने वाले मैंग्रोव वनों की खुद की संकट सुरक्षा संकट में। इस पर बिरबली साहनी विज्ञान संस्थान ने व्यापक पड़ताल किया है। संस्थानों के विज्ञानियों ने यह भी बताया है कि मैंग्रोव की प्रजातियों के जीवाश्म और विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद जो वर्तमान प्रजातियों के अध्ययन ने पाया है कि 2070 तक मैंग्रोव के 50% तक सिमट जाएंगे मैंग्रोव वन। यह शोध प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका लॉजिकल इन्फॉर्मेटिक्स में प्रकाशित हुआ। लखनऊ से 6000 वर्ष पुरानी मैंग्रोव की प्रजातियों के जीवाश्म व वर्तमान प्रजातियों पर किया गया अध्ययन। ठीक है, ये सब चीज़ इसमें है। 6% हिस्सा 6.8% हिस्सा शामिल एशिया में, जो दुनिया भर मैंग्रोव का सबसे बड़ा हिस्सा एरिया है। 4482 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रीय मैंग्रोव वनों के अंतर्गत आता है भारत में लगभग। ठीक है, 3.7 डिग्री सेल्सियस तक यदि तापमान बढ़ गया तो संतुलित इकोसिस्टम नहीं मिलने से मैंग्रोव का विकसित होना मुश्किल होगा। 2% से भी कम हिस्सा है, लेकिन 10 से 15% कार्बन अवशोषित करते हैं। 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी का कम असर, जहाँ पर मैंग्रोव वनों की प्रचुरता पाई जाती है। 76 में राष्ट्रीय मैंग्रोव समिति की स्थापना की गई, जो भारत सरकार को संरक्षण के बारे में सलाह देती है। बहुत ही साइंस टेक का टॉपिक है। अब यहाँ भी कहा जा रहा है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और प्रदेश के तटीय इलाकों में मौजूद मैंग्रोव में दिख रहा असर। जलवायु परिवर्तन और बर्फ और समुद्र के स्तर को परिवर्तन और तापमान की लगातार वृद्धि के कारण मैंग्रोव वनों में भूमि की ओर स्थानांतरण बढ़ रहा है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के इलाकों में मौजूद मैंग्रोव के पेड़ों पर ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक असर दिख रहा है। ठीक है, आगे चल रहे हैं। चलिए, यहाँ तक हम लोग का टॉपिक कर लिए, साइंस टेक का भी टॉपिक कर लिए। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। जो भी अगर हमारे चैनल को अभी तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इससे क्या होगा, जो भी आगे आने वाले जो वीडियो सेशन होगा आपको आसानी से प्राप्त हो पाएगा ये। ठीक है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करना जरूरी, चूँकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये आप लोगों का ये गलती है। ये ईमानदारीपूर्वक आप जरूर सब्सक्राइब करें इसको, ताकि जो भी आगे आने वाले सेशन है आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और ये भी गुजारिश रहेगा कि आप उस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर पढ़ें, तो देखें इसको। चलिए, हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।